चलो फिर आज हम लोग एल्कीन स्टार्ट करते हैं। देखो एल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं। एल्केन्स हमने देखा था कि वो वाले हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, whereas alkenes are those hydrocarbons which have at least one carbon carbon double bond। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में दो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, वो एल्कीन है। अच्छा, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, इसमें भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे। एल्केन फिनिश्ड हो गया है जी। सही है। और इनको हम कहते हैं दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स को हमने कहा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स में हमने क्या देखा था, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और उनको हमने नाम दिया था दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है। अच्छा, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था? तो ये थे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। देखो एल्कीन के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, नहीं नहीं, दे आर नॉट अपोजिट ऑफ एल्केन्स। ये अलग फैमिली है, एल्कीन्स अलग अलग, एल्केन्स अलग फैमिली है, एल्कीन्स एक अलग फैमिली है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एल्कीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा एक, वो मस्ट है। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करूं तो देखो एल्केन स्टार्ट होता है मीथेन से, फर्स्ट कार्बन एटम वाला मीथेन। लेकिन जो एल्कीन है ना, एल्कीन के लिए एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अगर मैं सिर्फ फर्स्ट कार्बन मतलब सिर्फ एक कार्बन के साथ एल्कीन बनाने जाऊंगा तो मैं डबल बॉन्ड कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाने के लिए एटलीस्ट दो कार्बन तो होने चाहिए। तो इट मीन्स कि जो एक कार्बन वाला एल्कीन हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता ही नहीं है। जैसे एल्केन में मीथेन होता है ना, एल्कीन में मिथीन नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनके जो सरनेम होंगे वो ईन आ जाएगा उनके साथ। तो पहला फर्स्ट कार्बन वाला एल्कीन तो नहीं होता है। सेकंड कार्बन वाला एल्कीन उसका नाम क्या होगा? सेकंड टू कार्बन का हम कहते हैं ईथ। और एल्कीन जैसे एल्केन का सरनेम में एन आ रहा था ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इसी तरह सेकंड कार्बन जिसमें दो कार्बन होंगे वो जो एल्कीन होगा वो ईथ, और उसके नाम के साथ क्या आ जाएगा? ईन। दिस इज इथीन। फिर हम उसका क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो बनता है जनरल फॉर्मूला से। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। एन की जगह पे अगर टू रखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे C2, और हाइड्रोजन वाले 2n में जब n की जगह टू रखोगे तो 2 2 4, C2H4। ये इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। इसी तरह इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला किस तरह से होगा, जिसमें आप सारे बॉन्ड्स शो करते हो उसको डिस्प्लेट फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला, दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। सही है। और इसी तरह जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके दो बॉन्ड तो बन गए ना राइट वाले कार्बन के साथ, तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ऊपर और नीचे, मतलब दो हाइड्रोजन इसके साथ लग सकते हैं, और सेकंड वाले कार्बन के साथ भी दो ही हाइड्रोजन लग सकते हैं। सही है। हारिस, क्योंकि जो एक कार्बन वाला एल्कीन होता ही नहीं, इसलिए कोई नाम भी नहीं है उसका, उसमें होने हैं, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नाम क्या बताएं। क्योंकि देखो एल्कीन होने के लिए एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए।
दो कार्बन होंगे तो ही तो डबल बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड कैसे दिखाओगे कार्बन कार्बन का। इसी तरह इसका जो इथीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो कैसे बनाओगे, CH2 CH2। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड नहीं शो करना तो आप सिर्फ CH2 CH2 लिख दोगे। देखो इथेन हमने लिखा था CH3 CH3, अगर इथेन को रिकॉल करो तो वो CH3 CH3 था। तो दोनों कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन थे, तो वो मुझे तीन तीन हाइड्रोजन जब लगाओगे तो खुद ही फिर आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखना पड़ेगा। लेकिन जब इथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखोगे तो CH2 CH2 लिखोगे। इट मीन्स दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है। अगर दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है तो कार्बन के तो चार बॉन्ड पूरे नहीं हुए, चौथा बॉन्ड दोनों कार्बन का आपस में होगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के भी हम सिर्फ पहचान सकते हैं कि भाई ये एल्केन है या एल्कीन है। सही है। अच्छा, आजमीर अभी उसी बात पे आ रहे हैं क्योंकि अभी तो सिर्फ दो ही कार्बन एटम्स है ना, मुझे प्रोपीन पे आने दो तो फिर मैं वो बताता हूँ कि क्या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं बिटवीन एनी टू मोर देन टू कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। अपना नाम तो बताओ, तुमने ओ लिखा हुआ है सिर्फ, मैं कैसे पहचानूं तुम्हें। अच्छा जी, नेक्स्ट एल्कीन जिसमें हमारे पास थ्री कार्बन एटम्स हैं वो कहलाएगा प्रोप, और उसका सरनेम इन क्योंकि इन एल्कीन है तो प्रोपीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कैसे बनाओगे, एन की जगह पे 3 तो C3H6 हो जाएगा। डिस्प्लेड फॉर्मूला आप देखो, तीन कार्बन एटम्स हैं, किसी दो कार्बन एटम के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगाना है, दोनों के बीच में नहीं लगाना। मतलब आप ये नहीं करोगे, सिर्फ किसी दो, सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाना है इन शॉर्ट, एक से ज्यादा नहीं बनाना। एल्कीन में जो भी एल्कीन होगा उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। सही है आजमीर। अब जो फर्स्ट वाला कार्बन है मेरे पास, उसमें उसके दो बॉन्ड तो बन गए राइट वाले कार्बन के साथ, तो दो बॉन्ड और बनेंगे तो इसके साथ दो हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। लेकिन जो सेकंड वाला कार्बन है उसके देखो लेफ्ट पे कार्बन के साथ दो बॉन्ड बन गए, दो डंडियां लगी हुई है ना, और राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ। तो सेकंड वाले कार्बन के तीन बॉन्ड्स तो बने हुए, तो एक बॉन्ड और बनेगा, तो उसके साथ एक ही हाइड्रोजन आ सकता है क्योंकि एक चार से ज्यादा बॉन्ड तो वो नहीं बना सकता। और जो लास्ट वाला कार्बन है उसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है तो तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब अगर आप टोटल हाइड्रोजन काउंट करो तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और दो कार्बन एटम, और इन दो का मतलब तीन कार्बन एटम में से सिर्फ दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब टोटल एक डबल बॉन्ड आएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब बनाओगे तो पहले कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और थर्ड कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन। तो ये इसका बन जाएगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हाँ, यही रूल विल अप्लाई इन ऑल द एल्कीन्स। ठीक है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी लॉन्ग चेन होती है और उनमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हम एल्कीन्स की फैमिली बनाएंगे इस जनरल फॉर्मूला से ना, CnH2n से, तो इसमें सिर्फ वन डबल बॉन्ड होगा, उससे एक से ज्यादा नहीं हो सकता, वरना फिर ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड नहीं होगा उस एल्कीन के लिए। तो हम जो जनरल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके लिए एल्कीन की चाहे जितने भी कार्बन एटम्स हो उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। इसी तरह फोर कार्बन एटम वाला जो एल्कीन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, और चार को ब्यूट कहते हैं और सरनेम इन है, ब्यूटीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8, फोर कार्बन एटम 1 2 3 4। अब आपकी मर्जी है, डबल बॉन्ड फिलहाल आप पहले दो कार्बन एटम्स के बीच में बना लें, और हाइड्रोजन अगर लगाएंगे ये इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बन जाएगा। सही है। नहीं, फोर कार्बन एटम्स होंगे तो भी एक ही डबल बॉन्ड बनाओगे। या तो स्ट्रक्चर आप ऐसा बना लो कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर आप स्ट्रक्चर इसका ऐसा भी बना सकते हो कि जैसे पहले वाले में मैंने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, तो ऐसे भी बना सकता हूँ कि सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो ये दोनों
स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे, ये भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मैंने ज्यादा लगा दिया है, ये हटा दो, तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले वाले ब्यूटीन का वो हो जाएगा CH2 CH CH2 CH3, और जो दूसरा वाला ब्यूटीन है CH2 CH CH2 CH3। ठीक है, इसी तरह 5 कार्बन वाला जो एल्कीन होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज पेंट, और सरनेम इन पेंटीन। मोलिकुलर फॉर्मूला C5 और 2N, मतलब 5 2 10, C5H10, total of 5 carbon atoms, and any 2 carbon atom will have double bond। मतलब या तो इनके बीच में लगा दो, पहले और दूसरे के बीच में, या दूसरे और तीसरे के बीच में लगा दो, या तो यूं कर दो, या फिर क्या कहते हैं, चलो पहले ये बना लें, इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें, कॉपी कर लेंगे। या ये कर लो, ये दोनों हो सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब आप इसका देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये ब्यूटीन है। अगर मैं इसमें बॉन्ड शो ना करूं बिटवीन कार्बन एटम, तो मैं यूं भी लिखूंगा CH2 CH CH2 CH3। अब अगर मैं पहले कार्बन को देखूं ना, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो फर्स्ट कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसका आ, 2 बॉन्ड और बनने हैं ना, तो एक बॉन्ड तो चलो इसके सेकंड वाले कार्बन के साथ हो जाएगा, लेकिन बाकी एक और बॉन्ड और कैसे बनाऊंगा? 2 ही हाइड्रोजन लिखे हैं मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, तो इट मीन्स बाकी का जो बॉन्ड है वो उसका राइट वाले कार्बन के साथ ही है, वो डबल बॉन्ड है। इसी तरह जो सेकंड वाला कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, बस एक ही CH लिखा हुआ है ना, मीन्स ओनली 1 हाइड्रोजन, और कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, तो मतलब उसका पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, और आगे जो थर्ड वाला कार्बन है उसके साथ एक बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख के ऐसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होगा। अगर रिकॉल करो ब्यूटेन को, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, इसका अगर मैं डिस्प्लेट फॉर्मूला देखूं तो वो कुछ ऐसा था, 4 कार्बन एटम्स और बाकी सारे हाइड्रोजन, और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब हम लिखेंगे ब्यूटेन का, तो इस तरह से लिखते थे ना, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देख रहे हो हर कार्बन एटम के बीच में दो दो, हर कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही आ रहा है ब्यूटीन में। तो ये देख के हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाइड्रोजन कम है, तो मतलब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हुए होंगे। सही है। ठीक है, तो ये हमारा पेंटीन तक हम पहुंचे थे। पेंटीन का अगर मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, दोनों जो पेंटीन के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पहले वाले का CH2 है, फिर उसके साथ एक सेकंड वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है तो CH, फिर थर्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, फिर फोर्थ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2, और फिर लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3। Similarly, we have CH2, CH, CH2, CH2 and CH3। अगर कहीं पे 5 बॉन्ड बन गए गलती से, तो भाई हाइड्रोजन हटा दो, मैंने हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, सही है, हो गया आजमीर।
बॉन्ड्स इन बिटवीन तो वो तो और आसान है ना, लिख लो ना भाई, CH2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने कम है, तो मुझे आइडिया हो गया कि डबल बॉन्ड होगा। मतलब जब बीच में कार्बन कोई अगर आ रहा है, देखो टर्मिनल वाले कार्बन है 3 3 हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो मुझे डबल बॉन्ड बनाएगा। बीच में किसी कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते थे एल्केन्स में, और अगर एक हाइड्रोजन कम आ रहा है तो इट मीन्स कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ज्यादा लग गया। तो ये चले आगे। जब पेंटीन तक स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करना है एल्कीन्स की, उसका आगे जरूरत नहीं। ये टेबल जो दिया हुआ है हैंड आउट में, इसको एक बार खुद से फिल आउट कर लेना। मीथेन तो होता नहीं है कुछ, डिस्प्लेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने बना दिए सारे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, या अगर हम होमोलोगस सीरीज की बात जैसे हमने एल्केन्स में की थी वैसे ही हम एल्कीन्स में भी करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स पढ़ा था, तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स भी है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मेंबर्स ऑफ अ सेम फैमिली हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजेस डाउन द सीरीज। तो इसकी जो होमोलोगस सीरीज है उसमें पहले हमारे पास आ रहा है इथीन। ठीक है, नाम अभी अभी हमने देखे हैं और फॉर्मूले के साथ। तो इथीन है C2H4, फिर आ रहा है प्रोपीन विच इज C3H6, फिर आ रहा है ब्यूटीन C4H8, फिर आ रहा है पेंटीन C5H10, फिर आ रहा है, फिर क्या आना चाहिए, हेक्सीन C6H12, फिर हेप्टीन C7H14, देन ऑक्टीन C8H18। अच्छा, इसमें भी अगर मैं मेंबर्स देखूं तो इथीन से प्रोपीन में क्या फर्क आया? एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़े। प्रोपीन से ब्यूटीन में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़े। ब्यूटीन से पेंटीन में भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। पेंटीन से हेक्सीन में भी, एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट इसका जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरी मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2, जो एल्केन में था वो एल्कीन में, एवरी member of alkene homologous series differ by CH2। अच्छा, ऑब्वियसली इनका सेम जनरल फॉर्मूला है सारे एल्कीन्स का, जैसे सारे एल्केन्स का सेम जनरल फॉर्मूला था। वो क्या है? CnH2n। सारे जैसे एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसी तरह सारी एल्कीन्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द सीरीज चेंज हो रही होती है। जैसे अगर हम बात करें तो डाउन द सीरीज, दिस होमोलोगस सीरीज, इनके मेल्टिंग, देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट? इसका रीजन क्या होगा, कोई बताएगा?
मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मोर कार्बन। देखो मोर बॉन्ड्स, जरा एक चीज रियलाइज करना, अगर मैं कहूं कि मुझे फॉर एग्जांपल इथीन या चलो ब्यूटीन ले लेते हैं, ब्यूटीन को बॉयल करवाना है, तो मैं जैसे बॉयल करवाने के लिए इनके बीच के कोवलेंट बॉन्ड्स तो ब्रेक थोड़ी करूंगा, मैं इनके दो ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, वो ब्रेक करूंगा। तो बॉन्ड को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब मुझे मेल्ट या बॉयल कराना है कोवलेंट कंपाउंड में। जैसे वाटर है आइस स्टेट में, तो क्या वाटर को जब आप आइस से लिक्विड बनाते हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाते हो और लिक्विड से गैस या स्टीम बनाते हो, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देते हो? नहीं, हम तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करते हैं ना। तो बॉन्ड ज्यादा हो बॉन्ड्स कम हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। ब्यूटीन की चेन देखो लंबी है तो ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसीलिए इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे डाउन द सीरीज, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है डाउन द सीरीज। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एमआर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं। सही है। इनकी वजह मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हारिस एक ही बात है ना, कार्बन भी बढ़े हाइड्रोजन भी बढ़े, तो जितने भी एटम्स कार्बन के बढ़े चाहे हाइड्रोजन के बढ़े, दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे। अकेला तो हाइड्रोजन नहीं बढ़ सकता ना, ऐसा तो नहीं है कि हेक्सीन में हाइड्रोजन बढ़ गया कार्बन नहीं बढ़ा, दोनों ने साथ ही बढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द सीरीज, साथ में हमने और क्या पढ़ा था, इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी मतलब देयर एबिलिटी टू फ्लो। विस्कोसिटी बेसिकली इज नॉट द एबिलिटी टू फ्लो, मैं बार बार ये कह देता हूँ, इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो। हिंड्रेंस टू फ्लो है ये। अगर कहीं हमने एबिलिटी टू फ्लो बोल दिया है तो वो पीछे सही कर लेना। हिंड्रेंस टू विस्कोसिटी मतलब शहद विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, तो वो मुश्किल से फ्लो करता है, और जो पानी है वो लेस विस्कस होता है, तो वो इजिली फ्लो करता है। ये बकायदा एमसीक्यू में पूछता है विस्कोसिटी वाला, तो ये याद रखना। तो विस्कोसिटी इनकी क्या होती है, डाउन द सीरीज इंक्रीज होती है, मतलब इनकी फ्लोइंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब फ्लोइंग कैपेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सेम एज दैट ऑफ अल्केन्स, मीथेन गैस थी इजिली फ्लो करती है, फिर इथेन प्रोपेन पेंटेन पे आओ तो वो लिक्विड है, तो लिक्विड मुश्किल फ्लो करेगा, जैसे नीचे आओगे तो वो ज्यादा विस्कस होता जाएगा, इनका फ्लो कम होता जाएगा। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, इनकी फ्लेमेबिलिटी, ये भी कंबशन रिएक्शन करते हैं जस्ट लाइक एल्केन्स, इनकी भी फ्लेमेबिलिटी डाउन द सीरीज डिक्रीज होती है, मतलब इनके जलने की सलाहियत डिक्रीज होती है। ये ऊपर वाले एल्किन जैसे मीथेन कुकिंग गैस है, बहुत इजीली जल जाती है, धुआं भी नहीं निकलता, लेकिन जैसे जैसे नीचे आओगे ऑक्टेन, वो मुश्किल से जलता है, मतलब एज कंपेयर टू मीथेन। और नीचे आओगे डीजल, डीजल और मुश्किल से जलेगा। सिमिलरली एल्कीन्स में भी ऐसा ही है कि इथीन जो है वो इजिली कंबशन हो जाएगी, प्रोपीन की उसके मुश्किल से होगी, ब्यूटीन की कंबशन उससे ज्यादा मुश्किल से होगी। तो ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं, एल्केन्स हो चाहे एल्कीन्स हो, ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिक्रीज नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है डाउन द सीरीज। सिमिलरली विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी क्या है?
हिंड्रेंस टू फ्लो, मतलब कोई चीज कितना ज्यादा बह सकती है इजिली, वो उसकी फ्लोइंग कैपेबिलिटी होती है। अगर कोई चीज विस्कस है, मतलब गाड़ी है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो थिक होते जा रहे हैं, फ्लो करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सही है। चलें आगे। तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ इनकी होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी, ये यहाँ पे ये भी याद रखना कि एल्कीन्स जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे कि पेट्रोल है पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे पेट्रोल जो है वो डीजल में डिसॉल्व हो जाएगा, पेट्रोल या डीजल पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो एल्कीन्स आर insoluble in water but soluble in other organic solvents, जैसे कि एल्केन्स। डेंसिटी इंक्रीज होगी इनकी, जैसे मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी इनकी इंक्रीज होगी, ठीक है, फ्लो करने में मुश्किल होगा डाउन द ग्रुप, फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होगी, और एल्कीन्स आर अनरिएक्टिव विद मेटल्स, वाटर, एसिड और बेसिस। मतलब जैसे पानी के अंदर आप मेटल डाल दो, या पानी एसिड के अंदर मेटल डाल दो, तो एसिड रिएक्ट कर जाता है, वाटर भी अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन एल्केन और एल्कीन जो होते हैं ना, वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करते, पानी में डाला रिएक्ट कर जाएगा, मेटल डाला एल्केन में रिएक्ट कर जाएगा नहीं। ठीक है। आइसोमेरिज्म, अब इसका आइसोमेरिज्म समझना है भाई। आइसोमेरिज्म हमने एल्केन्स का तो समझने की कोशिश की थी, आप एल्कीन्स में देखेंगे आइसोमेरिज्म। आई थिंक इसको ना आइसोमेरिज्म को नेक्स्ट क्लास में ले जाते हैं, या नहीं कर लेते हैं बल्कि डिस्कस टाइम है। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, राफे क्या बोल रहे हो बोलो। एल्केन्स का क्या बता दूं राफे। एल्केन्स का क्या बता दूं राफे, क्या रिकॉल करना है। अरे लिख भी दो भाई। आइसोमेरिज्म, अरे यार ओके। देखो आइसोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है। जैसे ब्यूटेन के एल्केन में हमने ब्यूटेन के आइसोमेरिज्म देखे थे ना। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, तो इसमें हमने देखा था जो ब्यूटेन है C4H10, इसके स्ट्रक्चर हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये, सही है, इसको अगर थोड़ा सा कंडेंस करके लिख देना तो इजी हो जाता है, CH3 CH2 CH2 CH3। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था कि एक कार्बन ब्रांच में अगर आ गया है, तो ये ब्यूटेन के दो आइसोमर्स थे, ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे। हम लोगों ने साथ में ये डिस्कस किया था कि भाई ये जो अगर आप इस तरह से बना देते हो ना ब्यूटेन, CH3 CH2 और नीचे वाला लास्ट वाला CH3 सेकंड लास्ट वाले कार्बन के नीचे कर दिया, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन कभी भी वापस रोटेट होकर वापस आ जाएगा।
लेकिन ये वाला जो कार्बन है ना दूसरे स्ट्रक्चर में, इसको मैं 1 2 3 और इसको 4 कार्बन कह रहा हूँ, तो ये 4 कार्बन एटम थर्ड कार्बन को हटा के इसकी जगह नहीं आ सकता। कार्बन हाइड्रोजन को धक्का मार के उसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन को धक्का मार के नहीं आने वाला। अगर धक्का मार के आ भी जाता है तो कार्बन ने ऊपर ही जाना है ना। तो ये अगर लेट से चौथा कार्बन मेरा क्या कहते हैं थर्ड कार्बन की जगह पे आ जाता है, CH3 इसकी जगह पे धक्का मार के इसकी जगह पे आ गया, फोर्थ यहाँ पे आ गया, तो थर्ड कार्बन ने घूम के बॉन्ड तो उसका सेकंड कार्बन के साथ ही बना रहेगा, तो वो ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। तो अगेन ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, इसलिए ये दोनों अब इनको अलग अलग आइसोमर काउंट नहीं करोगे आप, ये सेम स्ट्रक्चर्स हैं, ये बस उल्टा फ्लिप करके रख दो, ये वही बना हुआ होगा। इसी तरह ये जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये भी सेम है, क्योंकि कार्बन कभी भी घूम के आ जाएगा, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। एल्कीन्स में आइसोमेरिज्म, जैसे एल्केन्स में आइसोमेरिज्म ब्यूटीन से स्टार्ट हुई थी, तो एल्कीन्स की आइसोमेरिज्म भी आपकी ब्यूटीन से ही स्टार्ट होती है। ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H8, 4 कार्बन एटम्स हैं और किसी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये हमारा पहला आइसोमर है। सही है। इसका दूसरा आइसोमर मैं इस तरह से बना सकता हूँ, देखो एल्केन में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी कि भाई चेन जो है वो या तो अनब्रांच बनाऊं या ब्रांच बना दूं, मतलब चेन तोड़ के छोटी कर दूं और ब्रांच में लेके आ जाऊं कार्बन को। यहाँ पे ये वाला काम भी हो सकता है, यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है। यहाँ पे दूसरा काम क्या है कि जो डबल बॉन्ड अभी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, अगर आप डबल बॉन्ड थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में लगा दोगे तो ये एक दूसरा आइसोमर बन जाएगा, मतलब क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है ना। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो दोनों का C4H8 ही आ रहा है, चाहो तो काउंट कर लो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज्यादा लग गया कहीं पे, हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया ना यहाँ से, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा हटेगा। सही है, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने का हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी एक ज्यादा लगा हुआ है, हम लोग बताते भी कार्बन थोड़ी बनाएगा कार्बन, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला। हमने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ये जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये पहचान है एल्कीन की, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है बस, तो वो डिफरेंट आइसोमर बन जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि वो है तो दोनों ब्यूटीन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अच्छा, इनके ना हम लोग क्या कहते हैं नाम, देखो अगर इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनके नाम में भी थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना, ताकि पता तो चले कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जैसे पहला वाला ब्यूटीन है ना, उसको हम फिर ब्यूटीन नहीं बोलेंगे, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, मतलब पहला डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन से, तो उसको हम कहेंगे ब्यूट 1 इन। और जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है उसमें उसको भी ब्यूटीन नहीं बोलेंगे, उसमें डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है सेकंड कार्बन से, तो उसको हम कहेंगे ब्यूट 2 ई। तो ये नाम से भी हमें पता लग जाएगा, कि सिर्फ नाम लिखा हुआ होगा तो हमें पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका बनाओगे तो ये हमने दोनों बना भी लिए हैं वैसे। सही है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर हम थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें तो ये क्या आइसोमर नहीं बनेगा।
तो देखो ये स्ट्रक्चर और पहला वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, ये सेम है। मतलब ये जो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर है और ये जो मैंने थर्ड पे बनाया है, ये सेम है दोनों। उसको फ्लिप करके रख दो पहले वाले स्ट्रक्चर को। नंबरिंग हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए। नंबरिंग ऐसे करते हैं कि डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए। आपको नंबरिंग में वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, आपको नाम से उसका कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें नाम उसने ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, तो वहां देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये आईयूपैक नेमिंग है, हम एएस में पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए बताया क्वेश्चंस में नाम अक्सर लिखे हुए मिलते हैं ऐसे, तो देख के समझ जाना कि हाँ भाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाम दिया हुआ है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस वोंट बी काउंटेड एज एन आइसोमर बिकॉज वन हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड। तो या तो थर्ड काउंट कर लो या फर्स्ट काउंट कर लो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम चीज है। सही है भाई? साइम पूछो क्या कह रहे हो? चलो करो। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक बात बताएं, ये जो फर्स्ट और थर्ड है, इसमें आप जो ये इसमें बस फ्लिप हुआ है ना, मतलब जो ये आपका आइसोमेरिज्म है ये बस फ्लिप हुए है ना आपस में? नहीं ये फर्स्ट और थर्ड हाँ ये फ्लिप हुए हैं, मतलब बट ये ये एक ही आइसोमर्स मॉलिक्यूल होंगे आपस में? फ्लिप करके रख दिया। नहीं ये आइसोमर्स नहीं है, दीज आर सही है। आइडेंटिकल, वन एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। मतलब वन एंड थर्ड को हम आइडेंटिकल मतलब कहेंगे या इनका सेम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल। डिफरेंट होना चाहिए, फॉर्मूला तो सेम ही होता है सबका? फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर भी सेम है ना, तो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है एक सही दूसरे के। सही, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन अगर कहीं ज्यादा लग गया है तो हारिस मुझे बता दिया करो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है? ये मुझसे लग जाता है हमेशा ज्यादा। लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि किसी भी कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है हारिस, आगे समझ। अच्छा, इसका और भी आइसोमर बनेगा। देखो हमने तो पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की, यानी जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, डबल बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप की जो पहचान है एल्कीन्स की, उसकी पोजीशन चेंज करके आइसोमर बना लिया। लेकिन जैसे एल्केन्स में हमने ब्रांचिंग करके आइसोमर्स बनाया था, तो इसका भी ब्रांचिंग करके भी आइसोमर बनेगा। जैसे ये मैं ब्लू में बना रहा हूँ, इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, और मैंने एक कार्बन जो ब्रांच में लेके आ गया लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी इसका एक आइसोमर है। अब अगर आप उसको बोलो कि मैं डबल बॉन्ड जो है वो यूं बना दूं, अब कुछ लोग क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड बोलेंगे कि अगर हम यूं कर दें तो क्या ये आइसोमर होगा? नहीं जी, यही चीज आप ऑलरेडी बना चुके हो। अगर मैं उसको, देखो ये जो चीज है, इसमें ये वाला कार्बन कभी भी रोटेट होके वहां पे ऊपर आ सकता है। तो ये किस तरह से दिखेगा फिर? ये इस तरह से दिखेगा, CH3, C, फिर डबल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये चीज और ये चीज ये बिल्कुल सिमिलर है। इसको तुम घुमा के इसको ना इस तरह से घुमा के रख दो, इसको जो है आप इस तरह से घुमा लो, ठीक है? बन गई सेम। तो ये आइडेंटिकल है। नाइल क्या बोला था? मैंने देखा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। समझ आई? तो ये भी एक आइसोमर है, लेकिन आपस में ये लोग जो मैंने बनाए ना, ये सेम। मतलब कितने आइसोमर्स टोटल अभी हमारे हो गए? पहला वाला ये
सेकंड ये जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की, और थर्ड ये 3 आइसोमर्स बनेंगे ब्यूटीन के। इसी तरह हमारे पास, अच्छा देखो आइसोमर की डेफिनेशन में वो आपको कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वो ये तो नहीं कह रहा ना कि एल्कीन का आइसोमर एल्कीन ही होना चाहिए। इसका ना एक और आइसोमर बन सकता है, वो क्या है कि अगर ये जो 4 कार्बन एटम्स हैं वो मैं इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड कर दूं सारे, मतलब लाइक दिस साइकिल बना लो, उसको हम कहते हैं साइक्लिक। अगर इस तरह से कर लें तो अब हर कार्बन के 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2-2 हाइड्रोजन ही और आ सकते हैं बस हर कार्बन के साथ। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4। और अगर टोटल हाइड्रोजन इसके काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ब्यूटीन वाला ही बन रहा है ना, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, लेकिन ये आइसोमर कहलाएगा इनका। क्यों? क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो बाय डेफिनेशन ये आइसोमर है। तो इसको मैं इनका फोर्थ आइसोमर कहूंगा ब्यूटीन का। 1 और 2 का एक ही स्ट्रक्चर नहीं है नाइल, 1 और 2 का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो ना, डबल बॉन्ड पहले फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच, सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाता है अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो लास्ट वाला फोर्थ बना है, इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन इसको मैं फिर भी आइसोमर कहूंगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो बाय डेफिनेशन ये आइसोमर बन रहा है, और ऐसे भी आइसोमर्स बने हुए मिल सकते हैं आपको। कुछ लोगों ने इस तरह से भी बनाया है इसका, जब हम पढ़ते हैं क्लास में। ये 3 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन लगा है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, जो बीच वाला कार्बन है इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और इसके साथ CH2 और CH2, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 बन रहा है। अच्छा, अब ये परेशान ना हो कि अगर हमें वो कह दे कि भाई सारे आइसोमर्स बनाओ, तो ऐसा नहीं कहता। अगर वो कहेगा भी ना कि सारे आइसोमर्स, ज्यादा कहेगा 3 आइसोमर्स बना दो, ये 2 आइसोमर्स बना दो, ब्यूटेन के या पेंटेन के, ठीक है, ब्यूटीन की या पेंटीन के। तो इस तरह से नहीं कि भाई जितने बन सकते हैं बना दो, इस तरह से कभी क्वेश्चन नहीं देता, ना दिया है उसमें, ना देगा। तो उस टेंशन में नहीं लो कि हमने इतने सारे बना लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसका कौन सा कब बनेगा। तो आपको पें ब्यूटेन के, एल्केन में ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स और पेंटेन के 3 आइसोमर्स, इसी तरह एल्कीन में ब्यूटीन के, जो मैंने ये जो 4 आइसोमर्स बनाए ना, ये याद रखना बस। उसके अलावा बाकी कोई आएगा भी क्वेश्चन तो वो इस तरह से नहीं होगा कि आप बना लो, बनाने वाले सिर्फ इनके जो ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटीन, इसके अलावा नहीं बोलता। हाँ, क्वेश्चन में एमसीक्यू में वो खुद दे के फिर पूछ सकता है कि भाई ये दोनों चीजें क्या आपस में आइसोमर हैं या नहीं, और वो बड़े रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। करवा देता हूँ अभी आपके हाथ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे ये डबल बॉन्ड है, ये शायद देख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। एक स्ट्रक्चर एक्स है और एक वाई है, कह रहा है 2 स्टूडेंट्स मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट 1 ने कहा है कि हाइड्रोकार्बन एक्स इज एन आइसोमर ऑफ वाई। फॉर एक्स एंड वाई टू बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर दे मस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही उनका। एक्स में जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, और वाई में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स गिनूं तो 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं दूसरे वाले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ब्यूटेन है। और वाई में कार्बन कितने हैं,
Y में कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हाइड्रोजन 8 है। तो जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, आइसोमर होने की पहली शर्त यह है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकते ना, तो स्टूडेंट 1 तो गलत है। स्टूडेंट 2 कह रहा है हाइड्रोकार्बन X इज अनसैचुरेटेड। देखो एल्केन्स जो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। X में सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो X जो है वो सैचुरेटेड है, और Y में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो Y जो है वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं। उसने X को अनसैचुरेटेड कह दिया, X सैचुरेटेड है, तो स्टूडेंट 2 भी गलत है। तो विच स्टूडेंट आर करेक्ट, तो कोई भी सही नहीं है इनमें से। ये हालात हैं स्टूडेंट्स को। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन, which structure represent identical molecule। identical molecule मतलब same molecules, not isomers of each other। identical molecule मतलब not isomers, जो isomers एक दूसरे के ना हो। तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। एक में ब्रांच हो गई है, एक में स्ट्रेट चेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखो तो इसका C4H8 आ रहा है और इसका भी C4H8 है, काउंट कर लो। अच्छा, स्ट्रक्चर 3 जो है ना और स्ट्रक्चर 1 ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन है फर्स्ट कार्बन वो सेकंड कार्बन के कभी भी नीचे लेफ्ट पे आ सकता है, तो ये स्ट्रेट चेन ही है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी ये फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच में, तो 1 and 3 आइडेंटिकल है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर कोई 1 3 4 कह रहा है, अच्छा मैंने 4 तो देखा ही नहीं, आगे 4 भी तो सेम हो सकता है, सॉरी 4 भी सेम ही है। तो जो लास्ट वाला कार्बन है इसका, जिसको मैं 1 कह रहा हूँ, 1 2 3 4, वो घूम के कभी भी 2 पे आ सकता है, तो कभी भी ये डबल बॉन्ड स्ट्रेट हो जाएगा। तो 1 4 and 3 ये भी आइडेंटिकल है। 5 डिफरेंट है क्योंकि इसमें देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन ही डिफरेंट है बाकी सबसे। तो 1 3 and 4 आइडेंटिकल है। सी सही कह रहे हो सारे, वेरी गुड। हुसैन तुम फिर आ गए। अच्छा, इसमें यार इसमें थोड़ा सा इसका आंसर बता। इसमें जो मैं मिटा रहा हूँ ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है, वो करीब करीब लाइंस हो गई तो दिख नहीं रहा होगा। हाँ भाई, विच टू स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन्स। अब अगर इसके वो आइसोमेरिक ब्यूटीन्स कह रहा है, मतलब कि ब्यूटीन होना जरूरी है। जैसे ये वाला जो आइसोमर हमने बनाया ना, फिर ये वाला आइसोमर इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ब्यूटीन होना जरूरी है, और जान बुझ के इसलिए कह रहा है। तो कौन से दो ब्यूटीन के आइसोमर्स हैं ये बताना है तुमने बस, ठीक है। तो ये कौन से दो होंगे, 2 and 4। 1 तो गिनती में ही नहीं है ना, 1 तो ब्यूटीन ही नहीं है ना, ब्यूटेन बना हुआ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और थर्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कभी भी ये ब्यूटीन का जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए बस, एक से ज्यादा नहीं। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आइसोमर्स के एमसीक्यूज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको स्ट्रक्चर बनाने के बगैर ही सारी चीजें पता लग जाती हैं ज्यादातर। जैसे इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटीन हो ही नहीं सकता ना, 1 तो है ही नहीं ब्यूटीन, ये तो ब्यूटेन है, तो बचा ही 2 and 4। सही है, बस आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे।